हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए पेपर 7 पार्ट 1 डिस्कशन सीरीज़ का ये हमारा 17वां वीडियो है। इस वीडियो में हम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट ईयर 2000 की चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा में सबसे पहले हम देखेंगे कि आईटी एक्ट को लाने के उद्देश्य क्या थे। आईटी एक्ट को लाने का सबसे पहला उद्देश्य था विधिक मान्यता देना। किन चीज़ों को? ई कॉमर्स से संबंधित या ऑनलाइन सूचना भंडारण से संबंधित जो भी गतिविधियां हो रही थी उनको मान्यता देना, विधिक मान्यता देना इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य था। इसके अलावा जो भी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रखे जा रहे थे, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो सेव किए जा रहे थे उनको सुरक्षा देना, इसका एक उद्देश्य था। इन दस्तावेजों तक लोगों की पहुंच किस तरीके से होगी, कितनी आसानी से उन्हें यह उपलब्ध हो पाएगा, मतलब सुगमता, आसानी से उपलब्ध होना मतलब सुगमता। लोगों तक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज सुगम बनाना इस अधिनियम का उद्देश्य था। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा 1997 में जो बैठक करती है, वहाँ पे एक संकल्प पारित किया गया कि सभी देश अपने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करेंगे और उनसे संबंधित कानून बनाएंगे। इसीलिए भारत में भी आईटी एक्ट ईयर 2000 में लागू किया गया। इस अधिनियम के परिभाषाओं में मैंने बताया है कि ज़्यादातर अधिनियम में जो धारा 2 है वहाँ परिभाषाएं लिखी होती है। तो आईटी एक्ट 2000 के धारा 2 में परिभाषा दी गई है, जिसमें से हमारे लिए काम की एक परिभाषा है साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा का परिभाषा क्या लिया गया है यहाँ पे? साइबर सुरक्षा का मतलब होगा सूचना संचार युक्तियों, भंडारण यंत्र मतलब इंफॉर्मेशन, संचार युक्तियों मतलब कम्युनिकेशन डिवाइसेस, और भंडारण यंत्र मतलब स्टोरेज डिवाइसेस। सूचना संचार युक्तियों और भंडारण यंत्रों आदि को अप्राधिकृत पहुंच, उपयोग, परिवर्तन या नाश मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज, चेंजेस और डिस्ट्रक्शन। तो इस परिभाषा में क्या क्या लिया गया है? साइबर सुरक्षा का मतलब होगा किसी सूचना संचार युक्तियों, भंडारण यंत्रों आदि को अप्राधिकृत पहुंच, उपयोग, परिवर्तन या नाश से संरक्षित करना ही क्या है? साइबर सुरक्षा है। ठीक है। नेक्स्ट है साइबर अपील प्राधिकरण। मान लो कोई साइबर क्राइम होता है तो जहां अपील किया जाएगा वैसी एक संस्था को क्या कहा गया है? साइबर अपील प्राधिकरण। साइबर अपील प्राधिकरण इस अधिनियम की धारा 48 में वर्णित है। साइबर अपील प्राधिकरण के बारे में धारा 48 में बताया गया है। इस अधिकरण की स्थापना कौन करवाएगा? तो इस अधिकरण को केंद्र सरकार के द्वारा एक अधिसूचना जारी करके बनवाया गया है। धारा 48 में केंद्र सरकार ने साइबर अपील प्राधिकरण का प्रावधान किया है। इसका मतलब है कि सरकार चाहे तो इस नाम से, मतलब साइबर अपील प्राधिकरण, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल नाम से कोई अलग संस्था बना सकती है, या किसी ऑलरेडी काम करती हुई संस्था को साइबर अपील प्राधिकरण का दर्जा दे सकती है। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा उनका जो एक संस्था है जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी का काम करता है, इसका नाम था TDSET, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। इस संस्था को ही साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल का भी दर्जा दे दिया, या यूं कहें कि साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल का जिम्मेदारी भी उन्होंने TDSET को दे दिया। इसका मतलब है कि जो साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसके दायित्वों का निर्वाह अभी कौन करता है? TDSET, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। और TDSET को किस चीज़ के लिए बनाया गया था? टेलीकॉम रेगुलेटरी के लिए। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997 के तहत इसका निर्माण किया गया था। अब इस साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो संरचना है, या यूं कहें कि इस स्ट्रक्चर में कौन अधिकारी होंगे? ज़्यादातर जो अधिकरण होते हैं, समिति होती है, उसमें कोई अध्यक्ष होते हैं, कोई सदस्य होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे भी साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष होंगे और सदस्य होंगे। अध्यक्ष कौन होगा? तो
कोई ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है या वर्तमान में कार्यरत है, ऐसा कोई भी न्यायाधीश यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। इसके अलावा सदस्य कौन हो सकता है? तो आईटी या टेलीकम्युनिकेशन उद्योग से संबंधित कोई जानकार व्यक्ति यहाँ पर सदस्य हो सकता है। ठीक है, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में एक अध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे, संख्या फिक्स नहीं है, लेकिन जो अध्यक्ष होंगे वो हाई कोर्ट के कोई जज होंगे जो कि या तो रिटायर्ड हों या तो वर्तमान में काम कर रहे हों। अब ये जो अध्यक्ष हैं इसके बारे में हमने बताया कि ये हाई कोर्ट का न्यायाधीश या तो हो या तो रह चुका हो, वर्तमान या फिर भूतपूर्व न्यायाधीश यहाँ पर काम करेंगे। सदस्य कौन होंगे? आईटी, दूरसंचार या उद्योग से संबंधित कोई व्यक्ति। इनकी पदावधि क्या होगी? जो अध्यक्ष या सदस्य होंगे उनकी पदावधि क्या होगी? तो इनको 5 वर्ष का कार्यकाल मिलेगा या 65 वर्ष की अधिकतम आयु तक ये काम कर सकते हैं, उसके बाद ये रिटायर हो जाएंगे। अपील, मान लो कोई क्राइम हुआ है, कोई साइबर अपराध हुआ है, तो कितने दिनों के भीतर यहाँ पे अपील किया जा सकता है? इसको लेकर के 60 दिन के भीतर अपील किया जा सकता है। कोई व्यक्ति 60 दिन के भीतर अपील कर सकता है। ठीक, माफ़ कीजिएगा, 60 दिन के भीतर साइबर अपील प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कहीं अपील करना है तो 60 दिन के भीतर करना होगा। 60 दिन के भीतर ये कहाँ अपील कर सकते हैं? हाई कोर्ट में। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति साइबर अपील प्राधिकरण के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो 60 दिन के भीतर वह हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपराध। इस अधिनियम में अपराध की श्रेणी में क्या क्या रखा गया है? तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का आक्रामक संदेश भेजना या गलत तरीके से किसी के कंप्यूटर को एक्सेस करना या किसी की पहचान चोरी करना या प्रतिरूपण द्वारा छल करना, मतलब कॉपी करके या फिर किसी भी प्रकार से छल करना। इसके अलावा एकांतता का अतिक्रमण, मतलब किसी की प्राइवेसी वायलेट करना। इसके बाद में साइबर आतंकवाद, साइबर टेररिज्म या अश्लील सामग्री परोसना या उसका प्रकाशन करना या प्राप्त करना। इसके अलावा बाल अश्लीलता, चाइल्ड पोर्नोग्राफी या फिर अनाधिकृत उपयोग, अनऑथराइज्ड एक्सेस या यूज़, ये सभी कुछ साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि साइबर अपराध के अंतर्गत आ सकते हैं, जो कि समय समय पे हो सकता है सरकार या कोर्ट के द्वारा इसको डिफाइन किया जाए। जैसे कि संविधान में आर्टिकल 21 के अंदर बहुत सारी चीज़ों को बाद में ऐड करते गए सुप्रीम कोर्ट, उसी प्रकार से यहाँ पे भी किस चीज़ को साइबर अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, इसे भविष्य में भी ऐड किया जा सकता है। तो इन अपराधों के लिए भी कुछ दंड का प्रावधान होगा। हमें उन सभी दंड के बारे में विस्तार में कोई जानने की आवश्यकता नहीं है, पर याद रखेंगे कि यहाँ पे 3 वर्ष तक के कारावास की सज़ा है और आर्थिक दंड भी साथ में हो सकता है। साइबर अपराध के लिए 3 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है अलग अलग मामलों में, और अर्थदंड के भी प्रावधान हैं। कहीं पे 1 लाख रुपए, कहीं पे 2 लाख, कहीं पे 5 लाख, इस प्रकार से अलग अलग क्राइम के लिए अलग अलग पनिशमेंट दिया गया है। ठीक है, तो जो क्रिमिनल हैं उनको जेल और कह सकते हैं कि पेनल्टी, मतलब आर्थिक दंड और कारावास, दोनों अलग अलग हो सकता है या फिर एक साथ भी हो सकता है। अगला है ई गवर्नेंस। यह प्रश्न पूछा गया है, हालांकि हम आईटी एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, पर ई गवर्नेंस से संबंधित प्रश्न पूछा गया है इसी टॉपिक से रिलेट करते हुए। ई गवर्नेंस का मतलब क्या है? नागरिकों को सूचनाएं एवं सेवाएं प्रदान करने में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना, ये क्या है? ई गवर्नेंस। मतलब यदि आपको सरकारी सेवाएं ऑनलाइन तरीके से प्राप्त हो जाएं, इसको हम क्या कहेंगे? ई गवर्नेंस। यदि सरकार अपनी दैनिक या फिर कहें कि वो अपने दायित्वों का निर्वाह करने में भी अगर आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, इसको भी हम क्या कहेंगे? ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के लिए
ई रिकॉर्ड मतलब कोई भी सरकारी रिकॉर्ड जिसको कि हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सुरक्षित कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं कंप्यूटर में, उसको हम क्या कहेंगे, ई रिकॉर्ड। तो इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 4 क्या कहता है कि किसी भी कोई भी रिकॉर्ड जो कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रिकॉर्ड किया गया है कंप्यूटर में, सेव चाहे वो इमेज के फॉर्म में हो, PDF के फॉर्म में हो, उन सभी को कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई है धारा 4 के अंतर्गत। इसी प्रकार से डिजिटल हस्ताक्षर, जैसे कि आप कभी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अगर गए हों तो वहाँ पे वेरिफिकेशन के बाद आपको फ़ोटो खिंचवाने और साइन करने के लिए बुलाया जाता है। तो आपको एक लाइट पेन दिया जाता है, उसके माध्यम से आप एक टैब के ऊपर साइन करते हैं। वो साइन क्या कहलाता है, डिजिटल हस्ताक्षर। धारा 5 में डिजिटल हस्ताक्षरों को भी मान्यता दी गई है। या कई बार आप क्या करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं, कोई सरकारी डॉक्यूमेंट, मान लो आप आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवा के उसको डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पे जिस सरकारी अधिकारी का साइन होना चाहिए था उसकी जगह पे उसका एक कार्बन कॉपी यहाँ पे प्रिंट होके मिलता है, ठीक है। तो वो भी क्या है, डिजिटल सिग्नेचर है। उनके सिग्नेचर को कॉपी करके उनके सिग्नेचर को सेव करके रखा गया है और बाय डिफ़ॉल्ट उस डॉक्यूमेंट में वो सिग्नेचर आ जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, डिजिटल सिग्नेचर। इसके अलावा सरकार और उनकी एजेंसियों में ई गवर्नेंस या इन ई रिकॉर्ड्स को और डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मंजूरी होगी। ये किस में बताया गया है, धारा 6 में बताया गया है। इसके अलावा सूचना और अभिलेख, इनको इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित किया जा सकता है, ये भी बताया गया है धारा 7 में। इसके अलावा ई राजपत्र, जो गैजेट प्रकाशन होता है, उसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी प्रकाशित किया जा सकता है, यह भी बताया गया है धारा 8 में। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संविदाएं विधि मान्य होगी। संविदा मतलब जो टेंडर वगैरह निकलते हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से निकाली जा सकती हैं। इसको भी IT एक्ट के अंदर धारा 10A में मान्यता दी गई है, ठीक है। इस प्रकार ई गवर्नेंस के बारे में हम क्या क्या लिख सकते थे। ई गवर्नेंस के बारे में सबसे पहले एक छोटा सा डेफिनेशन बताएंगे और बस ये बता देना है कि ई गवर्नेंस का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। जैसे कि इस साल छत्तीसगढ़ का जो बजट आया है वो भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या PDF के फॉर्म में लाया गया था, ठीक है, विधानसभा में। इसको भी हम क्या कहेंगे, ई गवर्नेंस का एक हिस्सा कहेंगे। आपको अगर पहले के टाइम में कोई डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए हार्ड कॉपी सबमिट करना पड़ता था, आज के समय में आप ऑनलाइन फॉर्म भर के उसको सबमिट कर लेते हैं। ये भी क्या है, आपका ई गवर्नेंस का हिस्सा है। PDS शॉप में या फिर जो उचित मूल्य की दुकानें होती हैं जहाँ से हम राशन प्राप्त करते हैं, सरकारी राशन जहाँ से प्राप्त होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग होना शुरू हो गया है। आपका फेस या फिर आपका जो थंब है उसके थ्रू आपका वेरिफिकेशन किया जाता है। ये भी क्या है, ई गवर्नेंस का ही हिस्सा है। इस प्रकार IT एक्ट में कई सारी चीज़ें हैं, पर यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो या तो परिभाषाओं से पूछे जा सकते हैं या फिर ई गवर्नेंस को ध्यान में रख करके पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी को मिला करके यह अधिनियम कंप्लीट होता है और हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी, विशेषकर से धाराएं यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं हैं। आप चाहें तो एक बार इसको अपने स्तर पे डाउनलोड करके इस अधिनियम को पढ़ सकते हैं। बहुत छोटा सा अधिनियम है, ठीक है। तो आज के इस डिस्कशन में इतना ही और नेक्स्ट हम किसी दूसरे अधिनियम के साथ अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। थैंक यू।